हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और आज हम करेंगे ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ किस तरीके से डराइव हुआ और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि विजिबल लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट होती है, ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर जब हम एक्स रेज डालते हैं तो वो ग्रेटिंग से डायफ्रैक्ट नहीं होती, वो सीधी निकल जाती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बीच में जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बहुत सारी स्लिट्स होती हैं, लेकिन उनके बीच की जो स्लिट्स की विड्थ है वो जो एक्स रेज की वेवलेंथ है उससे कहीं ज्यादा होती है। तो एक्स रे वहां से उसके अंदर से सीधी निकल जाती है और वो डायफ्रैक्ट नहीं हो पाती। डायफ्रैक्ट कब होती है? जब जो स्लिट की विड्थ है और जो रेडिएशन हम उस पर डाल रहे हैं उन दोनों की जब वेवलेंथ कंपेरेबल होती है, तब वहां से कोई भी रेज जो है वो स्लिट से डायफ्रैक्ट होती है और डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है। अब ब्रैग्स लॉ को डराइव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था। अब इसी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे मैक्स वॉन ल्यूइड। उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे डायफ्रैक्ट होती है, लेकिन जब हम एक्स रेज को किसी क्रिस्टल पे डालते हैं, क्रिस्टल क्या होता है? इस तरीके से क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, ये एटम्स हैं। अब क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, पैरेलल प्लेन्स, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। एक ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे। या हम इस तरीके से भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स के सेट होते हैं। अब इन पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो एंगस्ट्रम के टर्म्स में होता है, यानी कि नियरली इक्वल टू एंगस्ट्रम्स, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के टर्म्स में होता है। अब इनके अंदर का स्पेस इतना है, मतलब अगर इस पे हम कोई रेज डालें जिसकी वेवलेंथ हो 10 एंगस्ट्रम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की अगर कोई वेवलेंथ अगर हम क्रिस्टल्स पे डालेंगे तो वो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करवाना चाहिए। जैसे कि हम स्लिट से विजिबल लाइट जो है डायफ्रैक्ट होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल होती है। तो अब इनके बीच की स्पेसिंग 10⁻10 ऑर्डर की है, और अगर हम इसी ऑर्डर की अगर कोई वेवलेंथ की रेडिएशन अगर हम इस पे स्ट्राइक करवाएं तो वो इससे डायफ्रैक्ट होनी चाहिए। इस लॉजिक को देखते हुए उन्होंने ये बताया, और अब डायफ्रैक्ट होती भी है, उन्होंने ऐसा सोचा था। अब एक और बात पहले देख लीजिए, फिर हम ब्रैग्स लॉ की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब एटम कोई भी इस तरीके से होता है, इसके अंदर सेल्स होती है, यहाँ पे इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जब हम इस पे मान लो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दें, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दें, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगा, A = स्मॉल e × कैपिटल E by m। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए आ रहा है। अब इसके पाथ में अगर कोई पार्टिकल आएगा तो वो उसको भी अपनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा और वो पार्टिकल भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगी। इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये रेडिएशन, जिस फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा ये इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल इसको जब ये फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगी, इसे कितनी इतनी E × E by m, इतनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाएगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज्ड पार्टिकल है। जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, और ये सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, बहुत सारे डायरेक्शंस में। अब हमें क्या लगेगा, एक्चुअल में हुआ क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही थी उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हुआ, और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। जो रेडिएशन ये एमिट करेगा उनकी फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी? अब ये देखिए, जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट की थी
वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की होगी, और जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये एमिट करेगा। मतलब इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो और ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एमिट हो रही है रेडिएशंस, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब हमें क्या लगेगा कि जो एक लाइट थी, रेडिएशन हमने इस तरीके से स्ट्राइक करवाई और वो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गई। जैसे कि स्कैटरिंग में ऐसे ही होता है, रेडिएशन ऐसे हम डालते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे फैल जाती है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में ये स्कैटरिंग नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन वो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा और वो जनरेट कर रहा है, लेकिन हमें देखने पर क्या लग रहा है कि जो हमने इंसिडेंट करवाई थी रेडिएशन वो स्कैटर हो गई। तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम क्या नाम देते हैं, थॉमसन स्कैटरिंग। थॉमसन स्कैटरिंग। यहां से हमें थॉमसन स्कैटरिंग का पता चला। और जब हम इसमें कोई पर्टिकुलर केस लेते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अब हम इसमें आगे ये जनरेट कर रहे हैं, ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम आगे इसमें कहेंगे सीधा कि स्कैटरिंग हो गई। तो आपको समझ लेना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसने एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया और इसने जनरेट किया। लेकिन जब हम इसका पर्टिकुलर केस डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस एंगल से इंसिडेंट करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में, ये दोनों एंगल्स। तो यहाँ पे भी जब हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात करें जहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ये जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वो अगर सेम आ रहा है तो हम उस केस में इसको बोल देंगे रिफ्लेक्शन। कई बार हम रिफ्लेक्शन वर्ड का यूज करेंगे, कई बार स्कैटरिंग का। तो आप समझ जाना कि हम क्या कह रहे हैं। अब इसमें आगे क्या हुआ, तो मैक्स वॉन लोवे ने कुछ इस तरीके से सोचा। अब इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, WH ब्रैग और WL ब्रैग। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे वेरीफाई भी कर दिया। ये दोनों बाप बेटे थे, ये फादर थे और ये सन। WH ब्रैग मतलब विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम ये लॉरेंस ब्रैग। तो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया और एक बार हम इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि क्या था। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1915 में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ब्रैग्स लॉ या फिर ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था कि एक एक्सरे का सोर्स लिया गया, ये सोर्स ऑफ एक्सरे, एक्सरे का कोई सोर्स लिया गया और आगे दो स्लिट्स लगाई गई। स्लिट किस लिए लगाई, ताकि एक थिन बीम ही वहां से पास हो। सारे ये तो सभी डायरेक्शन में रेडिएशन एमिट करेगा, लेकिन हमें एक सिर्फ पतली सी एक बीम ही आगे चाहिए। ये लेड की सीट लगाएगी, इस स्लिट को नाम देते हैं S1 और इसको S2। यहाँ से इस तरीके से सभी डायरेक्शन में आएगी, लेकिन सिर्फ एक थिन बीम ही हमें आगे तक पहुंचानी है, इसलिए दो स्लिट्स लगाएगी। आगे फिर एक क्रिस्टल रखा गया, कुछ इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट थी। और यहाँ पर भी दो स्लिट्स लगाएगी लेड की, ताकि हमें यहाँ भी एक पतली सी बीम ही मिले, स्कैटर्ड ना मिले। और आगे ये आयोनाइजेशन चैम्बर, इन स्लिट्स को नाम दे देते हैं S3 और S4। यहाँ इसमें गैस फिल की गई, ये क्या था, आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन
चैम्बर। और इसमें कौन सी गैस डाली गई? मिथाइल ब्रोमाइड। और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया। इस तरीके से। और अब ये जो रे है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे ऐसे आएगी। ये एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देखिए कि यहाँ से एक्स रेज निकलेंगी, ये सोर्स ऑफ एक्स रे है, यहाँ से एक्स रेज एमिट होंगी और ये इन दोनों स्लिट से पास होती हुई इस क्रिस्टल पे टकराएगी और इसके सरफेस के साथ एंगल बना रही है थीटा। जो एंगल बना रही है उसको हम मान लेते हैं थीटा। और जो सरफेस के साथ है ये रे एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम नाम देते हैं ग्लांसिंग एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल, जो सरफेस के साथ बना रही है इंसिडेंट रेडिएशंस। और अभी हम यहाँ पे हम सारी लाइट्स को, सारी रेडिएशंस को ना देखते हुए हम कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस ही देखते हैं। सिर्फ वो रेडिएशंस हम डिटेक्ट करते हैं जो कि इस सरफेस के साथ भी एंगल बना रही हो थीटा। यहाँ डायग्राम में थोड़ा अच्छे से शो नहीं हो रहा, एक मिनट तरीके से कर। अब हाँ, यहाँ पे जो इस सरफेस के साथ भी एंगल बनाए थीटा, हम सिर्फ वही रेज की स्टडी करेंगे। सिर्फ उन्हीं की हम देखते हैं कि क्या इंटेंसिटी है, कम है या ज्यादा है, कैसे वेरी कर रही है। हम बाकी जो डायरेक्शन में आएंगे उनको हम नहीं देखते, नोटिस नहीं करते। ये मतलब हम सिंपल रिफ्लेक्शन का केस ले लेते हैं। सिंपल रिफ्लेक्शन में भी तो ऐसे ही होता है। अब ये एंगल अगर हम आई मान लें और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये आर होगा और ये आई और आर दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन का हम केस लेते हैं और इन्हें भी दो स्लिट के अंदर से पास करवाते हैं ताकि बिल्कुल एक पतली सी बीम हमें मिले। आगे क्या है? एक आयोनाइजेशन चैम्बर है जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड गैस हमने फिल कर रखी है। जब कोई रेडिएशन इस पे आती डालते हैं हम, तब ये गैस आयोनाइज हो जाती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। और वो जो आयंस बनते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं इस प्लेट पे और यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव। सर्किट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो करता है। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स ज्यादा आएगी। यहाँ से हमें करंट की अमाउंट पता चल जाएगी। अब करंट बढ़ेगा कब? जब यहाँ पे आयनाइजेशन ज्यादा होगी। जितने ज्यादा मिथाइल ब्रोमाइड टूटेंगे, मतलब उनके आयनाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे करंट होगा। आयनाइजेशन ज्यादा कब होगी? जब ये जो रेडिएशन आ रही है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तब आयनाइजेशन भी हमारी ज्यादा होगी। अब एक बार इसको हम देख लेते हैं, इसका थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। यही था पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि हम किस तरीके से इसमें इंटेंसिटी का पता लगाते हैं। अब इसमें देखने को मिला कि अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग इंटेंसिटी आ रही है, वेरी कर रही है और ये करंट वेरी कर रहा है और इससे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला। अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जो पोर्शन है इसको थोड़ी से हम अलग से डायग्राम ड्रॉ करके और अच्छे से बढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा यही था। अब हम क्या करेंगे? ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन डराइव करेंगे। यहाँ पे ये हमने कोई क्रिस्टल लिया जिसमें इस तरीके से एटम्स हैं। ये हमने क्या ले लिए? इनके सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ले लिए। ये हम कंसिडर करके चलेंगे। बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, आप जो मर्जी चाहो आप वो एक सेट ले सकते हो। आपको एक से ज्यादा सेट्स नहीं लेने, आप एक कोई पैरेलल प्लेन्स का सेट उठा लो। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इस पे एक्सरे डाल रहे हैं इस पे, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। किस एंगल पे हमने इसको डाला? इंसिडेंट करवाया थीटा एंगल पे। और कोई दूसरी पैरेलल एक्सरे हम इस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, और ये भी सेम थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं इसको। हम सिर्फ कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें ये और ये एंगल दोनों इक्वल है? सिर्फ हम रिफ्लेक्शन का केस ही स्टडी कर रहे हैं। अब हमें कई बार इंटेंसिटी आगे ज्यादा मिलती है, कई बार कम मिलती है। अब ज्यादा इंटेंसिटी और कम इंटेंसिटी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे
इंटरफेरेंस हो रही है, कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो कभी डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिल रही है। अब यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब इंटरफेरेंस जो है आगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब दोनों वेव्स का, जो दोनों रेडिएशंस है, उनका पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ हो, यानी कि n लैम्डा। अगर इनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें क्या मिलेगी, हाई इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशंस। अब इसमें हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या आएगा। एक हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक हम यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब पाथ डिफरेंस से क्या होगा कि इससे पहले जब हम देखें, इससे ऊपर ऊपर के केस में, इससे ऊपर ऊपर, तब क्या होगा, दोनों रेडिएशन सेम ही पाथ ट्रेवल कर रही है, ना ही किसी का कम है ना ही ज्यादा, दोनों सेम पाथ ट्रेवल कर रही है। जब हम इस परपेंडिकुलर से पहले का केस डिस्कस करें तब, जब हम, और सेकंड वाले परपेंडिकुलर के बाद में आगे जितना भी पाथ है दोनों का सेम है, सेम पाथ ट्रेवल कर रही है। तो पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ जो रेडिएशन, जिसको नाम दे देते हैं हम ए डैश रेडिएशन और इसको बी डैश। जो बी डैश रेडिएशन है वो एक्स्ट्रा पाथ कितना ट्रेवल कर रही है, ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है मान लो, ये बी पॉइंट है और ये सी और ये डी। मतलब जो बी डैश रेडिएशन है वो ए बी प्लस बी सी पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है कंपैरिजन टू ए डैश रेडिएशन। तो पाथ डिफरेंस अपना क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी। और अब इस ए बी प्लस बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार के लिए ये एक ट्रायंगल देखिए, कौन सी ट्रायंगल, ए डी बी। ए डी बी में ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहां से ये एंगल देखिए, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है नीचे वाले प्लेन के, लेकिन ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी क्या है, 90 माइनस थीटा। अब पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से 90 तो ये है और ये जो सेकंड एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थर्ड क्या बच जाएगा, थीटा। तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ये जो यहाँ पे हमारा एंगल आया है ये थीटा बन गया। अब जो इनके बीच की स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो क्रिस्टलाइन प्लेन के बीच की स्पेसिंग क्या मान लेते हैं हम, डी है इनके बीच की स्पेसिंग। तो ये जो लाइन है ये क्या है, इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और इसकी वैल्यू क्या है, डी। जब हम ट्रायंगल ए डी बी को कंसीडर करते हैं तब हमने क्या देखा कि ये जो जहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं ये तो बेस है, ए डी तो हमारा क्या बन गया अब इसमें, बेस, और ये जो डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी भी हमारा हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस अगर मैं करूं, ए बी बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, डी, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो यानी कि ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डी साइन थीटा। सिमिलर ट्रायंगल हमारी ये सेकंड वाली है। जब आप बी सी की वैल्यू निकालो ये एंगल भी हमारा थीटा बनेगा, इसमें भी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू डी है। तो जब आप ये बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगी, डी साइन ऑफ थीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा मतलब 2d साइन थीटा। अब
मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटली जो पाथ डिफरेंस, एक्चुअल पाथ डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, तो उस पे हमारी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा, और यही है ब्रैग्स लॉ। ये क्या है, ब्रैग्स लॉ। अब इसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल, डी क्या है, जो दो क्रिस्टलाइन पैरेलल प्लेन्स है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, उनमें दो कंसेक्यूटिव प्लेन्स के बीच का डिफरेंस है, इंटरप्लानर डिस्टेंस है। एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, एन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब n की वैल्यूज क्या क्या होंगी, n की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 अप टू डैश डैश एंड सो ऑन। अब n क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हमने जीरो नहीं लिया। जीरो क्यों नहीं लिया, जीरो तो इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा, लेकिन इस केस में हम ब्रैग्स लॉ में हम n की वैल्यू को जीरो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि जीरो होने पे ये ग्लांसिंग एंगल भी जीरो हो जाएगा और रेडिएशन जो वो सीधी निकल जाएगी और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इसलिए हम जीरो नहीं लेते, मतलब जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हम नहीं करते। हम अगर n की वैल्यू 1 है तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, n की वैल्यू 2 है तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 पे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस तरीके से चलती जाएगी। अब इसकी इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होगी, इंटेंसिटी जो आएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी n की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब n की वैल्यू 1 रखेंगे हम तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जैसे ही हम n की वैल्यू को 2 करते हैं तब इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, 3 पे थोड़ी और कम, तो इस तरीके से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही था हमारा ब्रैग्स लॉ, हमने इसको डराइव भी कर लिया और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देख लिया और किस तरीके से इसका कंसेप्ट आया ये भी देख लिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।